बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम। इस वीडियो में हम रिलायबिलिटी की बारे में कुछ बुनियादी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पर ये कि रिलायबिलिटी क्या होती है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और इसको कैसे अचीव किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि रिलायबिलिटी होती क्या है। तो रिलायबिलिटी को यूँ समझा जा सकता है कि इट इज़ द क्वालिटी ओवर द लॉन्ग रन में अगर क्वालिटी मौजूद है तो हम कह सकते हैं कि ये रिलायबिलिटी है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि द एबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस टू परफॉर्म इट्स इंटेंडेड फंक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। रिलायबिलिटी असल में किसी प्रोडक्ट की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपना इंटेंडेड मकसद पूरा करने की सलाहियत का नाम है। यानी एक प्रोडक्ट एक दफ़ा उसका कोई जो प्रोडक्ट बनाया गया है उसका कोई मकसद है कि इसने क्या करना है। अगर वो अपना मकसद एक दफ़ा इस्तेमाल करने पर हासिल कर लेता है तो ठीक है, आप कहेंगे कि इसने एक दफ़ा पूरा कर लिया। लेकिन एक ही दफ़ा पूरा करना काफ़ी नहीं है। ज़ाहिर है प्रोडक्ट की कोई लाइफ होती है, कुछ अरसे के लिए बनाया जाता है और उसका जो यूज़र होता है वो ये चाहता है कि वो एक प्रोडक्ट ले ले आमतौर पर, तो वो फिर कुछ अरसे तक चलता रहे। तो इस उस प्रोडक्ट में कितनी सलाहियत है कि वो कुछ अरसे तक अपना मकसद पूरा करता रहेगा, ये चीज़ उस प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी होगी। यानी अगर प्रोडक्ट ओवर द लॉन्ग रन अपना काम करने की इंटेंडेड मकसद पूरा करने की सलाहियत नहीं रखता तो वो रिलायबल नहीं है। और अगर वो सलाहियत रखता है तो फिर हम कहेंगे कि वो रिलायबल प्रोडक्ट है। अब इसकी एक टेक्निकल डेफिनेशन देखें जो जिसमें चीज़ें ज़्यादा वाज़ेह हो गई है। वो ये है कि रिलायबिलिटी इज़ द प्रोबेबिलिटी, रिलायबिलिटी इस चीज़ का इम्कान है दैट अ प्रोडक्ट विल परफॉर्म इट्स इंटेंडेड फंक्शन, कि एक प्रोडक्ट अपना इंटेंडेड मकसद पूरा करता रहेगा सेटिस्फैक्टरीली, यानी तसल्ली बख्श तरीके से, फॉर अ प्रिस्क्राइब्ड लाइफ, उस अरसे के लिए जो बताया गया है कि ये इसकी लाइफ है। ठीक है, अंडर सर्टन स्टेटेड इन्वायरमेंटल कंडीशंस। ओके, इस बात की हम वजाहत करते हैं, लेकिन पहले इसका यहाँ तक जो हिस्सा है फॉर अ प्रिस्क्राइब्ड लाइफ, यहाँ तक इसको देख लें कि रिलायबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्रोडक्ट विल परफॉर्म इट्स इंटेंडेड फंक्शन सेटिस्फैक्टरीली फॉर अ प्रिस्क्राइब्ड लाइफ। कि रिलायबिलिटी इसका मतलब ये है, रिलायबिलिटी इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है कि एक प्रोडक्ट जो उसकी लाइफ बताई गई है कि इतनी लाइफ है, उस पूरी लाइफ के दौरान अपना जो उसका मकसद है, जिस मकसद के लिए वो प्रोडक्ट बनाया गया है, वो तसल्ली बख्श तरीके से वो मकसद पूरा करता रहेगा। ये चीज़ रिलायबिलिटी है। ताहम इसके साथ एक शर्त ये लगाई गई है कि अंडर सर्टन स्टेटेड इन्वायरमेंटल कंडीशंस, यानी अगर जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसके साथ कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं जो बताई जाती हैं कि इनमें आपने इसे इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लें कोई प्रोडक्ट है जिसका ये कहा गया है कि आपने इसको रूम टेम्परेचर पर इस्तेमाल करना है और आप उसको जो है ग्राउंड में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जहाँ 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत है, और उसके बाद आप कहते हैं कि जी ये तो इसकी लाइफ बताई गई थी कि ये 2 साल चलेगा, लेकिन ये तो 6 महीने में ही ख़त्म हो गया है, इसने काम करना बंद कर दिया है। तो फिर ये प्रोडक्ट की कसूर नहीं है। ठीक है, अब आप अगर आपने उसकी जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस बताई गई थी कि इसमें इस्तेमाल करना है, अगर आपने उनके अलावा कुछ और कंडीशंस में इस्तेमाल किया है और वो अपनी जो उसकी लाइफ बताई गई थी उससे पहले उसने काम करना बंद कर दिया है, तो तब आप ये नहीं कह सकते कि ये रिलायबल नहीं था। तो बहरहाल रिलायबिलिटी क्या हुई? रिलायबिलिटी इस चीज़ का इम्कान है कि एक प्रोडक्ट
अपनी बताई गई लाइफ के दौरान इत्मीनान बख्श तरीके से अपना बताया गया मकसद पूरा करता रहेगा अगर उसको उन्हीं कंडीशंस में इस्तेमाल किया गया जो कि उसके बनाने वाले ने बताई थी। ओके, ये तो हो गई एक प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी। लेकिन आप ये देखें कि आमतौर पर जो प्रोडक्ट होता है वो भी एक सिस्टम होता है। को प्रोडक्ट के अंदर उसके अपने छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। तो उस प्रोडक्ट की ओवरऑल रिलायबिलिटी कितनी होगी ये तो डिपेंड करेगा कि उसके कंपोनेंट्स की रिलायबिलिटी कितनी है। तो किसी सिस्टम में जो होते हैं कंपोनेंट्स, वो इस तरह सीरीज की शक्ल में भी अरेंज किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक प्रोडक्ट एक कंपोनेंट है, ये दूसरा कंपोनेंट है, ये तीसरा कंपोनेंट है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो इस तरह के अगर इस तरह 3 कंपोनेंट्स हों और वो यूं सीरीज में लगे हुए हों एक प्रोडक्ट के अंदर, तो उस प्रोडक्ट की जो ओवरऑल रिलायबिलिटी है वो हम इन तीनों की रिलायबिलिटी को एक दूसरे से ज़र्ब करके हासिल करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम यानी रिलायबिलिटी पूरे प्रोडक्ट की विल बी इक्वल टू रिलायबिलिटी ऑफ पार्ट ए मल्टीप्लाइड बाय रिलायबिलिटी ऑफ पार्ट बी मल्टीप्लाइड बाय रिलायबिलिटी ऑफ पार्ट सी। अगर आप यहाँ पे देख लें तो इसकी 0.955 है, इसकी 0.75 है, 0.999 है। इन सब को आपने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो हासिल ज़र्ब है या प्रोडक्ट है वो 0.716 आया है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप गौर करें, इस पर ये गौर करें कि ये जो प्रोडक्ट आया है हमारे पास, ये हर इंडिविजुअल कंपोनेंट की रिलायबिलिटी से कम है। ठीक है, मसलन कम से कम इस पार्ट की थी 0.75 रिलायबिलिटी, लेकिन सिस्टम की ओवरऑल रिलायबिलिटी इससे भी कम है। अच्छा, अब ये चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर आप इसमें प्रोडक्ट्स जितने, इसमें पार्ट्स जितने ऐड करते जाएंगे, इसकी रिलायबिलिटी उतनी कम होती जाएगी। ठीक है जी, एक तो ये बात हो गई। ताहम अगर जो पार्ट्स हैं वो यूं पैरेलल अरेंजमेंट में हैं, यानी एक पार्ट 1 पार्ट आई है और पार्ट जे है यहाँ पे लगा हुआ है, ये दोनों एक दूसरे को बैकअप कर रहे हैं। अगर इधर से कोई चीज़ हो रही है और अगर यहाँ से होती हुई जाएगी, अगर एक ने फंक्शन करना बंद भी कर दिया तो दूसरा हो सकता है चलता रहे। तो इसकी जो रिलायबिलिटी आपने कैलकुलेट करनी है तो वो की जाती है 1 माइनस एक पार्ट की रिलायबिलिटी इंटू 1 माइनस दूसरे पार्ट की रिलायबिलिटी। यानी आप यहाँ पे देख लें 1 माइनस पार्ट आई की रिलायबिलिटी इंटू पार्ट 1 माइनस पार्ट जे की रिलायबिलिटी। अगर आप इस तरह से करते हैं तो इस तरह देखें कि इसकी जो इंडिविजुअल रिलायबिलिटी थी 0.7, इसकी 0.4 थी, ओवरऑल कितनी आ गई 0.96। तो अगर आपने इस तरह पार्ट्स लगाए हुए हैं पैरेलल जो एक दूसरे को बैकअप कर रहे हैं, तो उनकी जो कंबाइंड रिलायबिलिटी होगी वो उनकी इंडिविजुअल रिलायबिलिटीज से बढ़ जाएगी, तो 0.96 हो जाएगी। तो हमें दूसरी बात ये मालूम हुई कि अगर प्रोडक्ट्स अगर पार्ट्स जो हैं वो एक दूसरे को बैकअप कर रहे हों तो सिस्टम की या ओवरऑल प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। पहली बात हमने यहाँ कैलकुलेशन से ये देखी थी, यहाँ कैलकुलेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपने नहीं करनी, ये सिर्फ समझने के लिए है कि अगर आपने एक सीरीज में लगाए हुए हैं पार्ट्स और उनकी जो उनको वो जितने ज़्यादा होते जाएंगे इतनी पूरे प्रोडक्ट की ओवरऑल सिस्टम की रिलायबिलिटी कम होती जाएगी। और अगर आपने बैकअप में लगाए हुए हैं इस तरह से पैरेलल अरेंजमेंट में लगाए हुए हैं जो एक दूसरे को बैकअप कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर ओवरऑल रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके, अच्छा, अब इससे तो आप देख ही सकते हैं अगर सीरीज और पैरेलल दोनों में मौजूद हैं
तो अब यहाँ पे देखें यानी पार्ट ए इस तरह लगा हुआ है, दरमियान में ये दो एक दूसरे को बैकअप करने वाले लगे हुए हैं और फिर आगे से एक और लगा हुआ है। तो इस तरह से रिलायबिलिटी हमने कैलकुलेट करनी हो तो हम रिलायबिलिटी ऑफ ए, चूँकि ये एक पार्ट है, ये दोनों मिला के एक पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है, तो पहले हम इसकी रिलायबिलिटी ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे जो हमने अभी पीछे कैलकुलेट की, विच वाज 0.96। फिर ये अगर इसको हम एक समझें तो ये फिर सीरीज अरेंजमेंट हो गई, तो ओवरऑल जो सिस्टम की रिलायबिलिटी होगी वो इसकी रिलायबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई इन दोनों की कंबाइंड रिलायबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई इसकी रिलायबिलिटी पार्ट सी की। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके, अब ये हमने देख लिया कि रिलायबिलिटी क्या होती है और एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी से क्या मुराद है, और किसी प्रोडक्ट की और जो रिलायबिलिटी होती है वो हमने देखा कि वो जो उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की रिलायबिलिटी पर भी डिपेंड करती है कि वो कितने मौजूद हैं उसमें और किस तरतीब से मौजूद हैं। अब सवाल ये है कि हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, रिलायबिलिटी क्यों इम्पोर्टेंट है। तो रिलायबिलिटी की इम्पोर्टेंस आजकल जो बढ़ गई है इसकी कई वजूहत हैं, जिसमें से अहम ये है कि एक तो कस्टमर की प्रोटेक्शन के लाज मौजूद हैं, यानी पाकिस्तान में भी अब हत्ता के कुछ ना कुछ लॉज मौजूद हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट आपने कहा था कि इतने अरसे के लिए चला था और इतनी आपने उसके लिए वो अगर उसने अपना मकसद पूरा नहीं किया, उतने अरसे के लिए नहीं चला, तो यू कैन बी सूड, और आपको या उसकी मेल फंक्शनिंग की वजह से किसी का कोई नुकसान हो जाए, तो यानी कोई इंजरी हो जाए, खुदा न खास्ता कोई डेथ हो जाए, तो भी आपके लिए कानून की रूह से मसला पैदा हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं वो रिलायबल नहीं है तो फिर वारंटी क्लेम्स आते रहेंगे जिस पर आपका कास्ट लगती रहेगी। और तीसरी सबसे अहम बात गालिबन ये है कि अगर आपके प्रोडक्ट रिलायबल नहीं है तो आप एक रेपुटेशनल रिस्क है इस चीज़ का कि अच्छा ठीक है आप वारंटी भी दे देंगे, आप उसको दोबारा नया प्रोडक्ट भी दे देंगे, लेकिन कस्टमर की नज़र में आपका इमेज जो है वो ख़राब हो जाएगा और वो इमेज फिर एक आदमी से दूसरे आदमी तक वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए पहुंचता रहेगा और ओवरऑल आपकी जो रेपुटेशन होगी वो ख़राब होगी, जो कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए नुकसानदेह होगी। ओके, अब सवाल ये है कि फिर रिलायबिलिटी प्रोडक्ट्स में कैसे अचीव की जाए। तो इसका कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंश्योर करने से हम अपने प्रोडक्ट्स की रिलायबिलिटी बढ़ा सकते हैं। वो क्या है, मिसाल के तौर पर अभी हमने पीछे देखा कि जितने ज़्यादा कंपोनेंट होंगे एक प्रोडक्ट में उसकी ओवरऑल रिलायबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। तो फ्यूअर कंपोनेंट्स, अगर आपके जो डिज़ाइंस हैं वो जितने सिंपल होंगे आपका प्रोडक्ट उतना रिलायबल होगा। दूसरी चीज़ रिडंडेंट कंपोनेंट्स, अभी हमने ये देखा कि अगर बैकअप में कुछ रिडंडेंट कंपोनेंट हो, रिडंडेंट मतलब ये है कि जो इजाफी हो, मिसाल के तौर पर देखें जिस तरह इंसानों में किडनीज हैं, ठीक है, वो किडनी दूसरा किडनी रिडंडेंट है, यानी एक से भी काम चल जाता है, दूसरा भी एक बैकअप के लिए मौजूद है। तो अगर बैकअप के लिए इस तरह से आपने प्रोडक्ट में रिडंडेंट कंपोनेंट्स रखे हुए हैं कि अगर एक कंपोनेंट फेल हो जाए तो दूसरे पर वो चलता रहे, तो फिर भी आपकी रिलायबिलिटी हो सकती है। एक और तरीका ओवर डिज़ाइनिंग का होता है। ओवर डिज़ाइनिंग से मुराद ये होती है कि आप मार्जिन्स बढ़ा देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी जगह ये कहा गया था कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी प्रोडक्ट में 1 सेंटीमीटर थिकनेस की जो है वो तार लगी हुई होनी चाहिए, तो आप उसकी जगह 1.5 सेंटीमीटर की लगा देते हैं ताकि वो ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो एक ओवर डिज़ाइनिंग एक तरीका हो सकता है रिलायबिलिटी को इंश्योर करने का, लेकिन इसमें एक मसला है कि ओवर डिज़ाइनिंग और रिडंडेंट कंपोनेंट्स दोनों जो अगर आप डालेंगे तो जाहिर है आपके प्रोडक्ट की कास्ट भी उसी हिसाब से
बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे ये भी नज़र रखनी होती है कि आप किस कास्ट पर कितनी रिलायबिलिटी बढ़ा रहे हैं। इसी तरह मेंटेनेंस, यानी जो प्रोडक्ट जितना इजी टू मेंटेन होगा उसकी मेंटेनेंस की जा सकती होगी, उसकी रिलायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। अच्छा, फिर एक तरीका जो है, एक एस्पेक्ट वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है कि आपने बिल्कुल ठीक प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है, यानी उसका डिज़ाइन बिल्कुल ठीक है, लेकिन बनते हुए वो कंपोनेंट्स ठीक नहीं बने हैं, असेंबल ठीक नहीं हुए हैं, तो फिर भी प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। इस वजह से प्रोडक्शन के दौरान क्वालिटी एश्योरेंस और कंट्रोल, यानी ऐसे मैकेनिज्म्स डेवलप करना कि ठीक ठीक काम होता रहे और फिर चेक करना कि हाँ ठीक ही काम हुआ है, ये भी इंश्योर करेगा कि आपके प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी बढ़ जाए। और फिर फाइनली जब आप प्रोडक्ट बना लेते हैं और कस्टमर को भेजते हैं तो उसकी सेफ ट्रांसपोर्टेशन भी ज़रूरी है। यानी अगर आपका प्रोडक्ट वो सेफली ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ और जाते हुए रास्ते में वो बहुत दफ़ा वो उसको साथ ठीक सलूक नहीं हुआ, तो जाते जाते ही हो सकता है प्रोडक्ट में बहुत सारे मसाइल आ जाएं या उसके कंपोनेंट्स हिल जाएं, तो जिसकी वजह से उसकी रिलायबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये वो तरीके हैं जिनके ज़रिए से रिलायबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है।